ग्लोबल हीट मैप के 8वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये पेशकश यूएसआई ऑफ इंडिया की तरफ से है उन लोगों के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम पिछले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल और सामरिक इश्यूज़ के ऊपर अपडेट कराते हैं। जो कुछ भी पिछले हफ्ते इम्पॉर्टेंट हुआ था, जो कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूएसए में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उसका क्या रिज़ल्ट निकला और उसके क्या मतलब हैं। भारत और कनाडा के बीच में ये जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ चल रहा है उसकी इस हफ्ते क्या सिचुएशन रही। इज़राइल में नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया है और उसके क्या इम्प्लिकेशंस है, इसके बारे में बात करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ रूस ने जो डिफेंस पैक्ट नॉर्थ कोरिया के साथ था उसको रेटिफाई कर दिया है और नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स कुछ रीजन में देखे गए हैं और उनकी कुछ भिड़ंत भी हुई है यूक्रेनियन फ़ौजों के साथ। पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ का टेन्योर 5 साल बढ़ा दिया है। बांग्लादेश को दिक्कत हो रही है अपनी बिजली का पेमेंट करने में और कश्मीर के असेंबली गठित हो गई है और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है स्पेशल स्टेटस के लिए। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं अमेरिका में इलेक्शन की। प्रेसिडेंट ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त हुए हैं और अपना कार्यभार संभालेंगे जनवरी में। ये एक ऐसी जीत है जिसमें ना सिर्फ उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता है बल्कि सेनेट और हाउस इन दोनों में उनका बहुमत है। इसलिए एक स्ट्रॉन्गर प्रेसिडेंट के तौर पे वो आगे निकलेंगे। जो पॉलिटिक्स है वो तो मीडिया ने काफ़ी कवर की है। माना जा रहा है कि अमेरिका की जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी इन्फ्लेशन की और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगा हो गया था वहाँ पर। जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा थे। उसी मुताबिक अमेरिका का डेट भी तकरीबन 34 ट्रिलियन हो गया है और जो अनऑथराइज्ड इमिग्रेशन है उनकी भी प्रॉब्लम थी और इन्हीं सब के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुमत मिला है। अभी इन्हीं दिक्कतों को अगर हम जोड़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ तो जो इन्फ्लेशन जो बढ़ा है उसका कहीं ना कहीं एक रिलेशन जो दो लड़ाइयाँ चल रही हैं उससे भी है। और अब मैं उन लड़ाइयों की बात करूँगा। सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप को जो मैंडेट मिला है वो साफ जाहिर करता है और उन्होंने खुद भी अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि मैं दोनों लड़ाइयाँ बंद कराऊंगा। तो अगर वो उन्हें बंद कराना का मैंडेट मिला है तो जाहिर है कि उसको बढ़ाएंगे तो नहीं। इसका मतलब है कि जो अमरीकी हथियार, लंबी मार के जो अमरीकी हथियार थे और जो जेलेंस्की बोल रहे थे कि मुझे परमिशन दो कि रशिया के एंड तक और दूसरे किनारे तक मैं वार कर सकूं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरी बात, वो पुश करेंगे यूक्रेन को नेगोशिएशंस के लिए और नेगोशिएशंस में भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है यूक्रेनियन की टेरिटरी से। हथियार उनके बिक रहे हैं, यूक्रेन भी खरीदेगा और यूरोप भी खरीदता रहेगा क्योंकि यूरोप ने भी अपनी कोई ख़ास तैयारी नहीं की है अपने डिफेंस को लेके। तो जहाँ तक जो आर्म्स डीलर हैं उनको खुश रखने की बात है वो रखेंगे क्योंकि उनके हथियार ना सिर्फ वहाँ बिकेंगे और इंडो पैसिफिक में भी वो उसको बेचने की कोशिश करेंगे। वो एक सफल बिजनेसमैन है। और जहाँ तक जो यूक्रेन का सवाल है उसकी एड में जाहिर है कि उसमें कटौती होगी क्योंकि अमेरिका में भी कुछ लोग ये समझ रहे थे कि हमारी खुद की तो हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम बाहर पैसे भेजे जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मेरे विचार से वो गौर करेंगे। दूसरी चीज़ ये है
कि पुतिन से भी उनके रिलेशन कम से कम बाइडेन से तो ज़्यादा अच्छे हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लगता है कि वो एक नेगोशिएशंस में कुछ इस तरीके का भी प्रावधान डालें कि जो यूक्रेन की जो रिक्वेस्ट है कि भाई मुझे नाटो में शामिल कर दिया जाए, वो बोलेंगे इसको मैं इंडेफिनिटली पोस्टपोन कर रहा हूँ, और तभी मेरे विचार से रूस नेगोशिएशन टेबल पे आएगा। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि रूस नेगोशिएशन टेबल पे आएगा बिना इस पॉइंट को मद्देनज़र करते हुए। तो उसमें भी शायद कुछ इस तरीके की कुछ हालात हम आगे देखें। अब आगे क्या होगा वो तो जब वो ऑफिस में आएंगे उसी को देखने के बाद पता चलेगा। जहाँ तक इजराइल की लड़ाई का सवाल है, ट्रंप इजराइल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। उन्होंने ही उनकी जो राजधानी है उसको जेरूसलम शिफ्ट किया था, एम्बेसी को जेरूसलम शिफ्ट किया था, ये बताने के लिए कि जेरूसलम इजराइल का है। उसी मुताबिक जो ये इनकी जो गोलन हाइट्स के ऊपर जो इनका कब्ज़ा है उसको भी उन्होंने एक तरीके से मंजूरी दे दी थी, हालांकि यूएन ने कोई मंजूरी नहीं दी है। उसी मुताबिक अब्राहम अकॉर्ड भी उन्होंने साइन कराया था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जाहिर है कि इजराइल का सपोर्ट तो जारी रहेगा, लेकिन लड़ाई बंद करने का अगर उन्हें मैंडेट मिला है तो जाहिर है कि वो नेतन्याहू को पुश करेंगे कि आप किसी न किसी तरीके से सीज़ फायर की तरफ जाइए और इसको बंद करने की कोशिश कीजिए। नेतन्याहू जो कुछ भी प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा वो तो उसके बरखिलाफ़ कार्रवाई करते रहे, लेकिन शायद प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वो ऐसा ना कर पाएँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अब जब बहुमत से उभर के आए हैं तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट के तौर पर उभर के आएंगे जनवरी में जब वो कार्यभार संभालते हैं। दूसरी चीज़ जो नेतन्याहू की जो सोच है उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो वो तो हालांकि लड़ाई को बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने जो कारण है, और जब भी उनका इंटरव्यू भी हुआ था उसमें भी उन्होंने यही बताया था, उनका तरीका जो डील करने का होगा वो ये होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालूं ईरान के ऊपर, फाइनेंशियल प्रेशर डालूं, कोशिश करूं कि जो भी उनको ईरान को कुछ सप्लाई कर रहा है उसको बंद करे, ताकि ईरान अगर प्रेशर में आता है तो वो अपने प्रॉक्सीज़ को बोले कि भाई आप थोड़ा सा अभी थोड़ा शांत हो जाओ, और उनकी मेरे विचार से इस तरफ कोशिश ज़्यादा रहेगी बजाय इसके कि जो नेतन्याहू या टेररिस्ट के ऊपर जो एक्शन है मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर वो कुछ नकेल कसने की कोशिश करेंगे। अभी जहाँ तक बात आती है बाकी देशों की, भारत की ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स के लिहाज से। भारत के जो ट्रंप का जो पहला चरण था, ट्रंप 1.0, उस टाइम में उनके पहले 4 सालों में भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे थे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत के संबंध ट्रंप 2.0 में वैसे ही ना रहें और उससे बेहतर ना हों, ऐसा कोई कारण नहीं बनता। तो पूरी उम्मीद है कि भारत के लिए तो ये एक अच्छी खबर है। 2 पॉइंट जहाँ पर ऐसा थोड़ा-सा कंसर्न ज़ाहिर किया जा रहा है, पहला है टैरिफ के ऊपर, लेकिन टैरिफ वो अकेले भारत की तरफ ऊपर टैरिफ लगाने की नहीं सोच रहे हैं, वो वर्ल्ड में सभी के ऊपर टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो एक तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट अपनी इंडस्ट्री को करना चाहते हैं, कि काम जो है वो ज़्यादा यहाँ पे रहे, इन्वेस्टमेंट में भी शायद वो अंदर की तरफ ज़्यादा देखें, और लेकिन ये जो है वो सभी के लिए लागू होगा, वो अकेले भारत के लिए नहीं है। उसी मुताबिक लीगल वीज़ा के वो खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन इल्लीगल वीज़ा के खिलाफ़ हैं। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात ये है कि भारत के इल्लीगल इमिग्रेंट्स बहुत कम हैं। इल्लीगल इमिग्रेंट्स की जो मेजर प्रॉब्लम है वो मैक्सिको और उन्हीं के आसपास के जो देश हैं उन्हीं से ज़्यादा है। जहाँ तक चीन का सवाल है, वो उनको इस इलेक्शन से प्रॉब्लम होगी। ट्रंप 1.0 में ट्रेड वॉर हुई थी, ट्रंप कोई कारण नहीं बनता कि 2.0 में ट्रेड वॉर नहीं होगी और चीन के ऊपर ज़्यादा टैरिफ नहीं लगेंगे। मुझे लगता है कि चीन मेंटली तैयार भी हो रहा है और तैयारी भी कर रहा है इसी लिए। जहाँ तक यूरोप का सवाल है, यूरोप को इतना कोई ख़ास मदद नहीं मिलेगी प्रेसिडेंट ट्रंप से, क्योंकि पहले भी वो बोलते रहे हैं कि भई आप अपनी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाइए और अपनी सुरक्षा की आप खुद ज़िम्मेवारी लीजिए, और वो कोशिश करेंगे
कि ये लोग ज़्यादा हथियार खरीदें अमेरिका के। तो ये एक कोशिश उनकी रहेगी। और यूरोप भी अ, उसी मेरे विचार से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इस इलेक्शन से पहले जब लास्ट नाटो मीटिंग हुई थी, तो यूरोप भी ट्रम्प प्रूफ नाटो की बात कर रहा था। तो उससे नज़र आता है कि वो थोड़े से घबराए हुए हैं। जहाँ तक बाकी देशों का सवाल है, जैसे वो कुर्सी संभालते हैं उसके बाद आगे किस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ती है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। भारत और कनाडा के जो संबंध हैं, उनमें और दरार आई है, क्योंकि कनाडा में हिंदू टेम्पल्स के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर काफ़ी हमले हुए हैं, और ये हमले खालिस्तानी टेररिस्ट ने किए हैं, और अ, टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, और कनाडा अभी तक उनके ऊपर लगाम नहीं लगा रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने हालांकि इसको कंडम किया, लेकिन उसने नाम नहीं लिया इनका खालिस्तानी टेररिस्ट का या खालिस्तानी, और ना ही कोई विशेष एक्शन देखा गया है। जबकि जब भारतीय मूल के लोगों ने जब अपना बचाव करने की कोशिश की, उनके ऊपर ज़रूर पुलिस का एक्शन था। उसी मुताबिक भारत ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है, और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अक्सर डिप्लोमेटिक इश्यूज़ में ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी उन्होंने उसकी निंदा की है, तो इसका मतलब कनाडा को इस बारे में बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ के ऊपर भी पॉइंट ऑफ अपना जाहिर किया है कि जो हमारे डिप्लोमेट हैं, उनके ऊपर वो काफ़ी हद तक जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी रुकना चाहिए। उसी मुताबिक एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि उन्हीं की जो एजेंसी है, बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है कनाडा की, उनका एक स्टाफर पाया गया है कि उसका कुछ उसने एक कोशिश की है यहाँ पर एक हमारे शौर्य चक्र विनर को मरवाने की पंजाब में, और भारत ने उसके एक्स्ट्राडिक्शन के लिए एप्लीकेशन दी है कनाडा को। कनाडा हालांकि ये बोल रहा है कि भाई प्रूफ काफ़ी नहीं है, लेकिन भारत का कहना है कि हमने बहुत ही पुख्ता सबूत दिए हैं। तो इसके ऊपर भी अभी बातचीत और आगे चलेगी। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि कनाडा को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा के इंटरनली भी जस्टिन ट्रूडो का अपोजिशन हो रहा है। जहाँ तक बल्कि जो खालिस्तानी पार्टी है वहाँ पे उन्होंने भी अपना जो समर्थन है वो हटा लिया है जस्टिन ट्रूडो से। तो देखते हैं आगे आगे कैसे बढ़ती है बात। जहाँ तक इज़राइल का सवाल है, इज़राइल में भी एक डेवलपमेंट हुआ है। उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया है, और ऐसा माना जा रहा है कि नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में काफ़ी तकरार चल रही थी कई मुद्दों को लेके। पहला मुद्दा था कि किस तरीके से नेतन्याहू लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे थे, गैलेंट उसके पक्ष में नहीं थे। गैलेंट चाह रहे थे कि सीज़ फायर हो, और सीज़ फायर और नेगोशिएशन से हम अपने जो होस्टेज हैं उनको वापस ला सकें। और जहाँ तक गैलेंट का सवाल है, वो एक प्रोफेशनल हैं, और ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मिलिट्री प्रेशर से जो होस्टेज हैं वो वापस नहीं आए हैं। मुश्किल से 8-10 मिलिट्री प्रेशर से आए होंगे। ज़्यादातर होस्टेज जो अभी तक वापस मिले हैं इज़राइल को, वो नेगोशिएशन से ही मिले हैं। और ये बात जो है ये नेतन्याहू समझने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनकी कुर्सी को खतरा है। तो नेतन्याहू जो है अपने जो हार्डलाइनर सपोर्टर्स हैं, जो जिसके कारण उनकी गवर्नमेंट टिकी हुई है, वो उनकी बात ज़्यादा मान रहे हैं। और गैलेंट ने का दूसरा भी ये कहना था, वो उसके जो जुडिशियल रिफॉर्म्स थे उसके भी फेवर में नहीं थे वो। उसी मुताबिक गैलेंट ये भी चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अक्टूबर 7 को क्या हुआ, कहाँ पे गलतियाँ हुई। ये नेतन्याहू नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो उनके लिए बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। तो इस कारण से अभी उनके डिफरेंसेस चरम सीमा पे पहुंच गए हैं, और उन्होंने गैलेंट को हटा दिया है। इज़राइल को ये खास पसंद नहीं आया लोगों को, और इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, और कल तक काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पे। उसी मुताबिक इज़राइल ने भी थोड़ी सी अभी जहाँ तक लड़ाई का मैदान है, थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज की है। उन्होंने एक रेड लॉन्च की थी लेबनान में,
एक लेबनान के नेवी ऑफिसर को पकड़ा है ये कह के कि भाई उसका लिंक था हिजबुल्लाह से। उसी मुताबिक सीरिया में भी वो कुछ पकड़ के लाए हैं कुछ लोगों को कि जो इनका हिजबुल्लाह से कुछ ताल्लुक़ था। तो एक फ़िज़िकल रेड उन्होंने सीरिया में लॉन्च की है पहली बार। उसी मुताबिक ईरान ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। जो उसने कहा था, दावा किया था कि मैं इज़राइल के ऊपर हमला करूँगा, तो वो तो नहीं हुआ है। और ये भी बोला था कि शायद अमरीकी बेस पर भी हमला होगा और इराक के थ्रू होगा, ऐसा माना जा रहा था। ऐसा अमरीका का मानना था। तो अमरीका ने कुछ अपने विमान, लड़ाकू विमान भेजे हैं, कुछ बॉम्बर भेजे हैं और थोड़ा-सा अपना एयर डिफेंस भी मज़बूत करने की कोशिश की है कि अगर ईरान ऐसा कुछ करता है तो उसके ऊपर एक डिफेंसिव कार्रवाई उन्होंने अपनी तरफ से की है। जहाँ तक रशिया यूक्रेन वॉर का सवाल है, इम्पैक्ट का मैंने जो इलेक्शन के इम्पैक्ट को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी उसमें देखी गई है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया के साथ जो रूस का एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, उसको अभी एक उन्होंने रेटिफ़ाई कर दिया है। यानी कि मंजूरी मिल गई है उनकी जो अपनी एक रूस की जो पार्लियामेंट है उससे। और नॉर्थ कोरिया के कुछ सोल्जर्स अभी कुस्क रीजन में भी देखे गए हैं और कुछ की भिड़ंत भी हुई है यूक्रेन के सोल्जर्स के साथ। उसी मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने भी एक नई मिसाइल टेस्ट की है, बैलिस्टिक मिसाइल, और नॉर्थ कोरिया का कहना है कि आज तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल मिसाइल है उनकी। उसी मुताबिक अगर हम चलें पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान में हमें मालूम है कि आर्मी ही पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। आधे टाइम तक तो उन्होंने डायरेक्टली कंट्रोल करा, वो सत्ता में रहे, और बाकी के टाइम में वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। अभी उसमें एक और उन्होंने थोड़ा-सा बढ़ोतरी की है कि आर्मी चीफ़ का टेन्योर जो है वो 5 साल का कर दिया है। अभी विडंबना है पाकिस्तान की, उनका कोई प्राइम मिनिस्टर तो 5 साल अभी तक नहीं रुक पाया जब से वो आज़ाद हुए हैं। लेकिन अभी से इस संशोधन के बाद में आर्मी चीफ़ ज़रूर, हर आर्मी चीफ़ 5 साल का टेन्योर करेगा। साथ ही साथ चीन बहुत खुश नहीं है आजकल पाकिस्तान से। उनके जो एम्बेसडर है उसने कहा है कि भाई आप हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी की और सेफ्टी की ऊपर कोशिश ज़्यादा कीजिए, नहीं तो जो सीपीईसी है उसमें इन्वेस्टमेंट्स में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये एक चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, उनकी माली हालत काफ़ी कमज़ोर है, बिजली का पेमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं। अडानी का एक जो प्लांट था, बिजली का प्लांट था, गोडा प्लांट, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली देता है बांग्लादेश को। तो वो बांग्लादेश, क्योंकि 850 मिलियन डॉलर का कर्ज़ हो गया है जो वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उसने कहा है कि भई अगर आप नहीं ये दे पाते हैं तो मैं आपकी बिजली काटूँगा। तो अभी बांग्लादेश, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ कोशिश कर रहा है कि कुछ पैसा चुकाया जाए और बिजली ना कटे। और साथ ही साथ जो अडानी हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उसी बिजली को अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन में ज़्यादा डाला जा सके तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि उनकी कंपनी को भी नुकसान ना हो, क्योंकि गोडा प्लांट जो है वो अभी 50% ही बिजली पैदा कर रहा है जितनी उसकी कैपेसिटी है। कश्मीर में इलेक्शन भी हुए और इलेक्शन के बाद में असेंबली का गठन भी हुआ और असेंबली का कार्रवाई भी जारी हुई है, और इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस दोबारा चाहते हैं। अभी इसका औचित्य तो कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है। जो संशोधन हुआ था आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना है, कानूनी तौर पे वो वैलिड है। टेम्परेरी प्रोविज़न था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण बनता है कि इस टेम्परेरी प्रोविज़न को दोबारा से हम कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आएँ। लेकिन क्योंकि ये एक इलेक्शन डिमांड थी, जो भी गवर्नमेंट अभी चुन के आई हैं उनकी, तो जाहिर है कि उन्होंने इसको, रेज़ोल्यूशन को एक बार तो पास करवाना ही था अपना इलेक्शन प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। तो यही मोटी चीज़ें हुई हैं इस हफ़्ते। अगले हफ़्ते हम फिर हाज़िर होंगे आपके सामने अगले हफ़्ते की जो मोटी खबरें हैं और उसके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।